नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पदार्थ का गुण यानी पदार्थ के नेचर के बारे में देखेंगे कि कौन सी पदार्थ कैसी होती है और किस प्रवृत्ति के पदार्थ को हम किस रूप में बना सकते हैं। तो इसके बारे में ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे यूथ कंपटीशन बुक से विथ न्यूमेरिकल। दोस्तों, इस बुक में रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी जेई, पारामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल, ये सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका प्रीवियस ईयर है दोस्तों। तो हम लोग पिछले कई वीडियो में दो चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। इस तीसरा चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग 10 क्वेश्चन बनाए थे। तो चलिए अगला टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग आप नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से जुड़िए। इस चैनल के प्ले लिस्ट में दोस्तों 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव सोल्व कर चुके हैं दोस्तों। फिजिक्स का कुल 1716 ऑब्जेक्टिव है, हम लोग 1000 प्लस कर लिए हैं, यानी 50% प्लस हम लोग कवर कर लिए हैं। तो चलिए जुड़िए। और एएलपी का नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों। जितना भी हो, कम से कम जितना भी सीट हो उसी पे हम लोग को फाइट करना है, उसी पे प्रयास करना है दोस्तों। तो आप इस सीरीज में कंटिन्यू रहें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 11 क्वेश्चन तक देख चुके थे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है दोस्तों वो कह रहा है, यदि एक बांध में जल की गहराई, क्या कह रहा है, एक बांध है दोस्तों, डैम है, ठीक। अब डैम में जल की गहराई जो है से एच है तथा ए जल के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, यानी कि जो क्षेत्रफल है जल का कितना है, ए है। अब कह रहा है तथा बांध की मोटाई कितनी है, तो बांध की मोटाई टी है। बांध की मोटाई टी है। कितना है बांध की मोटाई, टी है बांध की मोटाई। तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस पर निर्भर करेगा। दोस्तों देखिए, इस जो ऑब्जेक्टिव में हम लोग एक फॉर्मूला से देखेंगे। जो बांध की दीवार पर जो प्रेशर लगता है, दाब लगता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है WH²/2। क्या होता है, WH²/2। जो प्रेशर जो है दोस्तों, प्रेशर वो निर्भर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, H² का। अगर जो H को हम H² का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना जल के हाइट ज्यादा रहेगा, जल का हाइट ज्यादा रहेगा, उतना प्रेशर ज्यादा लगेगा। और उतना ही प्रेशर ना उसके स्क्वायर के बराबर लगेगा। स्क्वायर के बराबर 2 मीटर है तो 4 मीटर, इसका स्क्वायर के बराबर क्या लगेगा, इसका बढ़ जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, स्क्वायर से बढ़ेगा। जितना हाइट बढ़ाएंगे उसका स्क्वायर से प्रेशर बढ़ेगा। यानी कि जो प्रेशर जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। किस पे, हाइट पे। हाइट बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। तो इसमें ऑप्शन ए में कह रहा है AHT। ए माने कहने का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और एच कह रहा है हाइट कह रहा है, टी कह रहा है। तो ये तीनों पर निर्भर नहीं करता है। ये दो जो ए और टी है इस पे निर्भर प्रेशर नहीं करता है, सिर्फ एच पे करता है। तो ये ऑप्शन गलत है। बी में कह रहा है, क्या कह रहा है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और हाइट। फिर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और हाइट आ गया, ये भी गलत है। सिर्फ हाइट रहेगा तब सही है। फिर सी में कह रहा है हाइट और थिकनेस, मोटाई या बांध की मोटाई, तो दोनों आ गया साथ में, ए भी नहीं है। कह रहा है डी में इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगर जो कह देता हाइट वाला देता सिर्फ एच, तो क्या हो जाता, वो सही हो जाता, क्योंकि वह एच पर ही निर्भर करता है बांध की मोटाई। इस चैप्टर नंबर 4 का तीसरा टॉपिक का क्वेश्चन है दोस्तों। चैप्टर नंबर 4 का तीसरा टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, जब पानी से भरे हुए एक बीकर, एक पानी से भरा हुआ क्या है, आपके पास एक गिलास है, आपके पास बीकर है, ठीक है, वो क्या है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है, में एक कॉर्क और कोल को रखा जाता है। किसको रखा जाता है, एक कॉर्क को रखा जाता है और दूसरा कोल को रखा जाता है। तो कॉर्क तैरता है, जबकि कॉर्क और कील है, कोल नहीं, कॉर्क और कील को रखा जाता है। तो कॉर्क क्या कर रहा है, तैर रहा है, जबकि कील जो है डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सा फंडा है कि आप एक गिलास लीजिए, क्या कीजिए, एक गिलास लीजिए, इस गिलास में आप पानी भर दीजिए, क्या कीजिए, इसमें जल भर दीजिए, ठीक है। इसमें क्या किया हम कि एक कॉर्क डाले और एक डाल दिए हम कील। क्या डाले, कील, कांटी। कांटी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा और कॉर्क के तैरता रहेगा। अब देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कि कॉर्क की घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। यहां पे समझिएगा कि कॉर्क की घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है।
देखिए जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो क्या होता है, भारी होता है। क्या होता है, भारी होता है। अगर जो कॉर्क का घनत्व ज्यादा होता तो पानी में क्या हो जाता, डूब जाता। कहने का मतलब है कि कॉर्क का घनत्व जो है पानी के घनत्व से अधिक नहीं, कम है। क्या है, कम है। ठीक है, अगला ऑब्जेक्ट, अगला अगला पढ़ रहे हैं। कह रहा है लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। सही बात है, लोहे का कील का जो घनत्व है ना दोस्तों, पानी के कील से, सॉरी, पानी के घनत्व से क्या है, अधिक है। इसलिए तो लोहा का कील जो है क्या हो गया, कील जो है क्या हो गया, अंदर चला गया, यानी कि डूब गया। ऑप्शन सी पढ़ रहे हैं। कह रहा है लोहे का कील का द्रव्यमान कॉर्क के द्रव्यमान से अधिक है। द्रव्यमान पर कोई निर्भर नहीं है, डेंसिटी पर निर्भर होता है। फिर कह रहा है कॉर्क का द्रव्यमान लोहे के कील के द्रव्यमान के अधिक है। इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों, बर्नौली प्रमेय, कौन सी, बर्नौली प्रमेय डॉट 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 के संरक्षण सिद्धांत है। देखिए बर्नौली प्रमेय जो है दोस्तों, वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत है। किसका, ऊर्जा। बर्नौली प्रमेय जो है से ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर है। इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH। इसके बारे में अच्छा से आगे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तब यूज करेंगे। यानी कि आप इतना कर सकते हैं, बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय क्या है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत है। कौन सी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत है, यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा सही है, डी सही है। देखिए RRB जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया हो। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दोस्तों, एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर सामान्य रूप से 10 मीटर पर सेकंड, क्या कह रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी क्या कह रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से पानी गिर रहा हो और निस्सरण इतना हो, कितना हो, 0.0001 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, ये क्यू का मान दे दिया है। निस्सरण क्या कहते हैं, इसको क्यू बराबर कहते हैं, क्यू। अब देखिए दोस्तों, अब क्या कह रहा है, उत्पन्न बल खोज रहा है कि बल क्या होगा उसका। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, बल का फॉर्मूला होता है, जो फोर्स लग रहा है उस पे, उसका फॉर्मूला होता है रो जी एच इंटू ए। ए क्या है, एरिया है। ए क्या है, एरिया है। अब इसमें हम लोग अगर जो दोस्तों एरिया में क्या करते हैं, रो जी एच, एरिया में अगर जो हाइट से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, भी निकल जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं रो जी भी लिख सकते हैं, किसके बराबर, फोर्स बराबर। फिर फोर्स बराबर क्या लिख सकते हैं, रो जी क्यू। क्यू का मान दिया हुआ है आपको, रो का पानी का कितना पता है, रो का डेंसिटी पानी का कितना होता है, 1000। क्या होता है, 1000। जी आपको पता है 9.8, 9.8 नहीं तो सीधा सीधी के लिए 10 मान लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का मान रख लेंगे। क्यू आपको दिया हुआ है तो एफ नहीं निकल जाएगा, रखते हैं। पानी का डेंसिटी 1000 मीटर क्यूब, जी का मान 10, क्यू का मान कितना दे रखा है, तो क्यू का मान दे रखा है दोस्तों 0.001। क्या दे रखा है, 0.001। इसको जीरो हटाने के लिए कितना में, पॉइंट के आगे, 1 के आगे 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो, ई जीरो से 3, ई 3 जीरो 1 जीरो 4 जीरो, यानी कि ऊपर कितना बच जाएगा, 1 न्यूटन का फोर्स लगाएगा दोस्तों। कितने न्यूटन का फोर्स लगाएगा, 1 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। किस पे, दीवार पे। उत्पन्न बल कितना होगा, 1 न्यूटन का। कब, जब 10 मीटर पर सेकंड की गति से पानी गिर रहा होगा दीवार पर, तब कितना न्यूटन का, 1 न्यूटन का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, द्रवों में घर्षण को क्या कहते हैं। जो द्रव है दोस्तों, लिक्विड है, लिक्विड में घर्षण को क्या कहते हैं, तो लिक्विड में घर्षण को दोस्तों हम लोग श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं इसको। लिक्विड में जो घर्षण होती है उसको क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। जिसकी श्यानता कम होती है दोस्तों, जिसका श्यानता मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है, उसका फ्लो रेट क्या होगा, कम होगा। जिसकी श्यानता मिनिमम होगा उसका फ्लो रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन जो है, जो द्रव का फ्रिक्शन कह रहा है, द्रवों में घर्षण, अगर जो घर्षण कम होगा तो उसमें अवरोध उत्पन्न कम होगा। तो अवरोध उत्पन्न कम होगा तो यानी कि उसका फ्लो dt क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगला देखिए, इसका डिस्कशन पढ़िए। कह रहा है
द्रवों में घर्षण को श्यानता कहते हैं। द्रवों में घर्षण को क्या कहते हैं दोस्तों? श्यानता कहते हैं। ठीक है, श्यानता तरल का गुण है जिसके कारण तरल उन बलों का विरोध करता है जो उसके स्वरूप बदलना चाहता है। श्यानता के कारण क्या होता है दोस्तों कि द्रव उन बल को विरोध करेगा जो उसका स्ट्रक्चर या फिर उसका स्थिति को बदलने में जो विरोध कर रहा है, वो चेष्टा रख रहा है, जो बल उसका सोच रहा है कि इसका स्थिति में परिवर्तन कर देंगे। यानी कि जो ग्लास का रूप है, ग्लास में रखा हुआ तो ग्लास का रूप लिए हुए है, अगर जो और किसी बर्तन में डालेंगे तो उसका रूप लेना चाहेगा, तो उसका क्या करेगा? श्यानता। श्यानता उसका विरोध करेगा। श्यानता को किसी द्रव अथवा गैस के आंतरिक घर्षण के रूप में भी देखा जाता है। श्यानता जो है किसी द्रव या गैस दोनों में क्या आंतरिक घर्षण के रूप में भी क्या किया जाता है? देखा जाता है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका बी सही है दोस्तों, श्यानता। चलिए अब आ गया अगला टॉपिक, आ गया क्वेश्चन टॉपिक नंबर 4 आ गया। 3 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगला टॉपिक आया टॉपिक नंबर 4, कह रहा है दोस्तों उत्प्लवकता आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब ये जो है से बायोन्सी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम लोग। देखिए बायोन्सी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। क्या है? बहुत सिंपल है। आप थोड़ा सा पहले समझ लीजिए कि हाँ बायोन्सी होता क्या है, बायोन्ट फोर्स होता क्या है। दोस्तों आप किसी कंटेनर में क्या किए हैं कि लिक्विड भर दिए, क्या किए? इसमें लिक्विड भर दिए एक कंटेनर में। ठीक है, अब एक कंटेनर में क्या कर रहे हैं कि हम एक पदार्थ को डाल रहे हैं कंटेनर में। जैसे ही पदार्थ को डाले दोस्तों, इस पदार्थ का जो वॉल्यूम है वो पदार्थ कहां पे चला आएगा? पदार्थ चलाएगा नीचे। कहां पे आएगा? नीचे आएगा, बेस में आएगा। वो बेस में जब आना चाहेगा दोस्तों, तो जितना इस पदार्थ का वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम का लिक्विड जो है, लिक्विड को रिप्लेस करेगा। रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे जो द्रव है उसको हटना पड़ेगा, लिक्विड यहाँ से हटना पड़ेगा इसको, तब तो यहाँ पे आके एडजस्ट होगा ही पदार्थ। जैसे ही ये काम पदार्थ करना चाहेगा नीचे की ओर, नीचे कैसे आएगा वो? नीचे क्योंकि ग्रेविटी mg लग रहा है, नीचे लग रहा है mg, तो mg के कारण वो नीचे आ रहा है। और जो यहाँ पे द्रव है दोस्तों, वो द्रव क्या कर रहा है? द्रव में विस्कोसिटी यानी कि श्यानता के कारण यहाँ पे द्रव एक फोर्स उत्पन्न कर रहा है। वो कह रहा है कि तू ऊपर रहो। कहां रहो? ऊपर रहो। इसीलिए तो ज्यादा विस्कोसिटी, ज्यादा श्यानता जिस लिक्विड का होता है उसमें कम डेंसिटी वाले पदार्थ नहीं डूबते हैं। क्यों नहीं डूबते हैं? क्योंकि उसका इतना श्यानता है कि आपको क्या कर सकता है? ऊपर की ओर रख सकता है। वो अपना फोर्स से ऊपर आपको धकेल के रख सकता है। और जिसकी श्यानता कम होती है उस लिक्विड में क्या होता है? कोई भी पदार्थ नीचे चला जाता है। इसका श्यानता क्या करेगा दोस्तों कि अपना वॉल्यूम जो है यहाँ पे अपना वॉल्यूम वो चेंज नहीं होने देगा, इसको अंदर नहीं आने देगा। और नहीं आने देने वाला फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग बायोंट फोर्स कहते हैं, बायोन्सी फोर्स कहते हैं। बस अब देखते हैं इसको ऑब्जेक्टिव अच्छा से सोल्व करें। कह रहा है दोस्तों उत्प्लवकता, क्या कह रहा है? उत्प्लवकता बायोन्सी सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? एक वैज्ञानिक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन वैज्ञानिक है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आज जो पानी की जहाज है, सीप आदि किसके सिद्धांत पर चल रही है? तो आर्किमिडीज सिद्धांत पे चल रही है। उसी के सिद्धांत पे बनाया जाता है कि किस प्रकार के एरिया रखेंगे, बेस एरिया, किस पर कितना क्षेत्रफल रखेंगे कि वह पानी में नहीं डूबेगा। किसका सिद्धांत रहता है दोस्तों? आर्किमिडीज सिद्धांत का। ऑप्शन सी सही है। चलिए इसका डिस्कशन पढ़ते हैं। डिस्कशन पढ़ने में क्या होता है दोस्तों कि एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनता है। आपको लगता होगा कि टाइम ज्यादा लग रहा है, पर टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन रहा है तो थोड़ा सा पढ़ने में ही आपका भलाई है। चलिए उत्प्लवकता बायोन्सी कह रहा है सिद्धांत के आधार पर जब पानी बायोन्सी सिद्धांत के आधार पर जब बायोन्सी के सिद्धांत पर जहाज पानी में तैरता है, सर्वप्रथम इस सिद्धांत का पहचान करने का श्रेय किसे जाता है? आर्किमिडीज का जाता है। ठीक है, इसके अनुसार जब वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक, पूरी कहने का मतलब क्या है दोस्तों? पूरी कहने का मतलब कि जैसे आपके पास क्या है? कंटेनर है द्रव का, पूरा एकदम डूब जाए, जो वस्तु है पूरी तरह से डूब जाए तो उसको क्या कहेंगे? पूरी कहेंगे। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जैसे आप फाइबर का कोई भी वस्तु लीजिएगा तो पानी में पूरी तरह नहीं डूबेगा,
आंशिक रूप से डूबा हुआ रहेगा, यानी कि हल्का डूबा हुआ है और हल्का बाहर भी है। आपको एग्जैक्ट पता लगाने के लिए आपको एक मेथड है, उससे आप पता लगाएंगे कितना भाग नीचे है कितना भाग ऊपर है, तो इसको आंशिक कहेंगे। क्या कह रहा है कि अथवा आंशिक रूप से डूबी हुई है, यानी कि पूरी नहीं डूबा हुआ हो, डुबाई जाती है, इसके आधार पर आभासी कमी, यानी कि जो भार में कमी आती है, आभासी कमी, भार में इस आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जितना द्रव हटाता है दोस्तों, जितना द्रव का हटाया गया, जितना द्रव नीचे के जो लिक्विड को हटाएगा, उतना ही भार जो है इसका कम पड़ेगा, इसका भार क्या होगा, कम जाएगा। इसीलिए तो अगर जो पानी में कोई वस्तु है तो उसको उठाना आसान होता है। क्यों उठाना आसान होता है? क्योंकि जो जितना फोर्स, जितना वॉल्यूम कवर कर रहा है नीचे, वो वॉल्यूम भी उसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है ऊपर उठाने के लिए। इसीलिए आप किसी वस्तु को पानी में उठाने में आपको आसानी रहेगा। अगला कह रहा है दोस्तों नील्स बोर, क्वांटम विचारों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की एक नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कौन? नील्स बोर ने। अब आ गया केपलर। केपलर जो है दोस्तों, हम पिछले वीडियो में देखे थे, सौर मंडल में ग्रहों की गति का सिद्धांत किसने दिया था? केपलर ने दिया था दोस्तों। केपलर एक वैज्ञानिक है, वो सौर मंडल में ग्रहों की गति के बारे में बताया था कि ग्रह गति करता है सूर्य के चारों ओर। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है केन रूथरफोर्ड, न्यूजीलैंड का क्या है, क्रिकेटर है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव में दे दिया था केन रूथरफोर्ड, केन रूथरफोर्ड क्या है, न्यूजीलैंड का क्रिकेटर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लवन बल के परिणाम पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लवन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए में कह रहा है तरल पदार्थ, घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान। बी में कह रहा है इसमें डूबी हुई वस्तु का वजन। सी में कह रहा है तरल पदार्थ का घनत्व जिसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन, वॉल्यूम, इसमें डूबी हुई वस्तु का आकार। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। क्या कह रहा है? ऑप्शन सी सही है। कार्यरत जो बल होता है दोस्तों वो किसके परिणामी होता है? तो जो तरल पदार्थ का घनत्व और उसमें डूबी हुई वस्तु के आयतन के परिणाम होता है। क्या होता है कि कितना आयतन का वस्तु उसमें डूब रहा है। और जो तरल पदार्थ है उसका डेंसिटी क्या है, तो जो डेंसिटी पूरा हाई रहेगा तो पदार्थ डूबेगा नहीं, और अगर जो डेंसिटी कम रहेगा, उसका वॉल्यूम रहेगा, तो भी पदार्थ में कितना फोर्स लगेगा वो किस पर निर्भर करेगा, परिणामी बल किस पर निर्भर करेगा, तो तरल के डेंसिटी पर और डूबी हुई वस्तु के आयतन पर निर्भर करेगा। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। देखिए कह रहा है तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करेगा। उत्प्लावन बल के परिणाम पर क्या करता है? निर्भर करता है। किसी तरल, द्रव या गैस किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? उत्प्लवन बल कहलाता है। जो ऊपर की ओर बल जो लगाता है उस बल को क्या कहते हैं? उत्प्लवन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लवन बल कहते हैं। ठीक है, उत्प्लवन बल नाव, जलयानों, गुब्बारों आदि के कार्य के लिए जिम्मेदार है। क्या है? नाव, जलयान, गुब्बारों आदि के लिए कार्य के लिए क्या है? जिम्मेदार है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पहले आर्किमिडीज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो है से गलत है, वाहियात है? ऑप्शन ए में कह रहा है यदि उत्प्लवन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। ऑप्शन ए कहा, क्या कहा कि उत्प्लवन बल वस्तु के भार से अगर जो कम होगा तो वस्तु क्या होगी? डूब जाएगी। एकदम सही बात है। अगर जो वस्तु के भार से ज्यादा हो जाएगा तो वस्तु को नहीं डूबने देगा। ऑप्शन बी कह रहा है यदि उत्प्लवन बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है। सी कह रहा है यदि उत्प्लवन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है। एकदम गलत बात है। उत्प्लवन बल वस्तु के भार से अगर जो कम हो जाएगा तो वस्तु कहां जाएगा? डूब जाएगा। फिर से देखिए, यदि उत्प्लवन बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है दोस्तों इस ऑब्जेक्टिव के लिए सही है, यानी कि गलत है हमारे कथन से। क्या कह रहा है? यदि उत्प्लवन बल वस्तु के भार से कम है तो वस्तु तैरती है, अगर जो कम होगा दोस्तों तो गप से क्या होगा? डूब जाएगा। ऑप्शन सी सही है इस क्वेश्चन के लिए। फिर से देखिए इसका डिस्कशन देखिए, कह रहा है यदि उत्प्लवन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु क्या होगी?
तैरती है, ये कथन क्या है? गलत है। किसी तरल के आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु के ऊपर की ओर लगने वाला बल को क्या कहता है? उत्प्लवन बल कहलाता है। उत्प्लवन बल नाव, जलयान आदि कार्य करने के जिम्मेदार है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है उत्प्लवन का केंद्र हमेशा, जो उत्प्लवन का केंद्र होता है दोस्तों, वो हमेशा डॉट 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 में है। देखिए चलिए, ऑप्शन ए कह रहा है गुरुत्व केंद्र के संपाती होता है। बी में कह रहा है विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। सी में कह रहा है गुरुत्व केंद्र के ऊपर होता है। डी में कह रहा है गुरुत्व केंद्र के नीचे स्थित होता है। आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन बी सही है। विस्थापित द्रव के आयतन केंद्र के संपाती होता है। विस्थापित द्रव के जो आयतन होता है दोस्तों, वो कहां होता है? केंद्र के संपाती होता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए इसको हम लोग डिस्कशन में समझेंगे। डिस्कशन में ये तरल का बॉर्डर है, यहाँ पे यहाँ तक तरल है, इसमें दो वस्तु डाला गया है। उत्प्लावन केंद्र हमेशा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार के बराबर हो तो उत्प्लावन केंद्र क्या होगा? विस्थापित द्रव के केंद्र एक दूसरे के संपाती होगा। जिस द्रव का घनत्व ज्यादा होता है वह किसी वस्तु पर ज्यादा उत्प्लावन बल लगाता है। जिस वस्तु के द्रव जो है, जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा, जिस द्रव का घनत्व ज्यादा होगा, वो क्या करेगा? ज्यादा उत्प्लवन बल लगाएगा। वो अपने अंदर किसी वस्तु को आने से ज्यादा अवरोध उत्पन्न करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दोस्तों, जिस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तु पानी में तैरती है उस नियम को क्या कहते हैं? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उच्छेप बल अनुभव करता है। उच्छेप बल कहने का मतलब कि जब वो डूब रहा है तो डूबने देने में कोई बल उसको अवरोध उत्पन्न कर रहा है। इसे सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो आर्किमिडीज सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है दोस्तों, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किया जाने वाला उत्प्लावन बल निम्न में से किसके बराबर होता है? तो ए बराबर होता है दोस्तों पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ऑप्शन बी सही है। क्या है कि पिंड द्वारा जितना द्रव जो विस्थापित किया गया है उसके भार के बराबर होता है उत्प्लावन बल। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कह रहा है दोस्तों, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है दोस्तों? उत्प्लावन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है जहाजों की गति में वृद्धि डॉट 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 आधारित है। तो जहाजों की गति में वृद्धि जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए कह रहा है दोस्तों, डिस्कशन पढ़ते हैं। जहाजों की गति में वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। उसके भार में क्या होती है? आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जो भार में जो आभासी कमी होती है किसके बराबर होती है? जो द्रव द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे क्या कहते हैं? आर्किमिडीज सिद्धांत कहते हैं। फैराडे नियम जो ऑप्शन में दे दिया है, फैराडे नियम क्या है? तो फैराडे नियम जो है विद्युत परिपथ से संबंधित है। किससे? फैराडे नियम जो है विद्युत परिपथ से संबंधित है। अब फ्लेमिंग आ गया। फ्लेमिंग का बाम हस्त रूल, फ्लेमिंग का दाहिना हस्त रूल, ये सब क्या है? फ्लेमिंग जो है भी से विद्युत प्रेरित विद्युत धारा से संबंधित है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम देखिए, न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है? किसी वस्तु द्वारा लगाया गया, किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ये क्या है? जो फोर्स बराबर फॉर्मूला आता है बराबर ए में, ये दूसरा नियम से आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दोस्तों, ऊपरी प्रनोद और भार डॉट 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 में उपयुक्त होता है। ऊपरी प्रनोद और भार डॉट 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 में उपयुक्त होता है। यानी कि ऊपरी प्रनोद और भार जो है विपरीत दिशा में उपयुक्त होता है। कहां होते हैं? विपरीत दिशा में। तो इसका डिस्कशन पढ़िए। कह रहा है किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को प्रनोद कहते हैं। किसी वस्तु की सतह है दोस्तों, उस पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रनोद कहते हैं। किसी वस्तु की सतह पर लगने वाला प्रनोद का परिमाण उस सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। उस सतह के किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस सतह से वस्तु के संपर्क में रहती है। प्रनोद
प्रनोद का मात्रक होता है दोस्तों केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? प्रनोद का मात्रक होता है। इसको क्या कहते हैं? न्यूटन भी कहते हैं। एक तरह से क्या है? फोर्स है। ऊपरी प्रनोद ऊपर दिशा में और नीचे, और ऊपर ऊपरी प्रनोद कहाँ? ऊपर दिशा में, और भार नीचे की दिशा में उपयुक्त होते हैं। भार कहाँ के? नीचे की दिशा में। भार कहाँ लगती है? हमेशा नीचे लगती है, डब्लू, तो नीचे उपयुक्त होती है। देखिए डॉट डॉट डॉट, जैसे रॉकेट आगे को बढ़ना, रॉकेट जो है आगे को बढ़ना, देखिए प्रनोद लगा रहता है, एरिया ऊपर में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किसी वस्तु के 27 कह रहा है किसी वस्तु को तरल पदार्थ में रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? जो उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव होता है ऊपर की ओर, उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं बॉयंट फोर्स। क्या बोलते हैं? बॉयंट फोर्स कहते हैं। किसके बराबर होता है? तो जो वस्तु द्वारा विस्थापित वॉल्यूम के बराबर होता है। किसी वस्तु को तरल पदार्थ में रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? बॉयंट फोर्स कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, उपक्षेप कहते हैं, उत्प्लावन बल, उत्क्षेप बल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, कह रहा है दोस्तों एक डूबे हुए पिंड, क्या कह रहा है? एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है उत्क्षेप। बॉयंट फोर्स सारा किसका नाम है? उत्प्लावन बल का ही नाम है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दोस्तों यदि आप गिलास में पानी और बर्फ से, क्या कह रहा है, गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है कि कोई गिलास है, उसमें पूरी तरह क्या किए आप? पानी और बर्फ से भर दिए, पूरी तरह भर दिए। अब बर्फ पिघल जाएगा तो क्या होगा? तो बर्फ पिघल जाएगा दोस्तों तो जल स्तर पूर्णतः रहेगा। क्या रहेगा? जल स्तर जो है वही रहेगा जल स्तर। कह रहा है डिस्कशन में जब गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं तो बर्फ पूरी तरह गल जाती है, तब भी जल का स्तर पूर्णतः पहले ही जैसा रहेगा, क्योंकि आर्किमिडीज के अनुसार बर्फ द्वारा उतना ही पानी विस्थापित किया जाएगा जितना उसका क्या रहेगा? आयतन रहेगा। जितना आयतन रहेगा उतना ही तो पानी वह विस्थापित करेगा। तो गलने के बाद दूसरा उसका लेवल हो जाएगा, गलने के बाद भी लेवल उसका सेम ही रहेगा। किसी आदमी को किसी लगता है कि बर्फ पिघल जाएगा तो इसका वॉल्यूम ज्यादा रहता है तो इसका क्या होगा? लेवल कम जाएगा, लेकिन लेवल कमता नहीं है या लेवल बढ़ता नहीं है, लेवल क्या रहता है? सेम रहता है। जलस्तर क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 क्या रहा है यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा उत्पन्न उत्क्षेप बल होता है। क्या होगा? क्या होगा जब डूबती है? तो वस्तु के भार से क्या होगा? जब डूबेगी तो उत्क्षेप बल क्या होगा? वस्तु के भार से अधिक होगा, वस्तु के भार के बराबर होगा, शून्य होगा, कम होगा। देखिए दोस्तों जब डूब जाएगी तो कम होगा, डूबने नहीं देगी तो ज्यादा होगा, और बराबर में रहेगी तो ऐसे ही आंशिक रूप से डूबा हुआ रहेगा, डूबते हुए रहेगा, इधर से उधर चलते रहेगा, मतलब कि पूरी तरह से नहीं डूबेगा। इसमें 3 कंडीशन बनता है। अब कौन कंडीशन है? तीनों कंडीशन को पढ़ते हैं। कह रहा है यदि उत्प्लावन बल से अधिक हो, कह रहा है वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक हो तो वस्तु तो डूब जाएगी, वस्तु डूब जाएगी। उत्प्लावन बल जो है वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु क्या होगी? डूब जाएगी। अब कह रहा है ऐसा तब होगा जब पदार्थ का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होगा। क्या कह रहा है? अब 3 कंटेनर बनाइए, 3 कंटेनर बनाइए, 1 2 अब 1 3। ठीक, अब तीनों में देखते हैं क्या कह रहा है। वस्तु के भार को हम लोग डब्लू मान लेते हैं, वस्तु के भार को डब्लू मान लेते हैं, डब्लू वस्तु के भार को W1 मानिए, और जो विस्थापित पानी होगा उसका भार W2 मानिए। ठीक है, यहां पे W1 W2 3, अब यहां पे W2 W3। अब क्या है? पहला कंडीशन है अगर जो ज्यादा हो जाएगा, ये जो वस्तु वाला है वो ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? पानी में डूब जाएगा। अगर जो क्या कह रहा है
यदि वस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो, यानी कि बराबर हो जाएगा, न ज्यादा न कम, बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा? वस्तु द्रव में पूरी तरह डूबी हुई तैरती रहेगी। क्या होगा? तैरती हुई रहेगी। वस्तु में डूबी हुई क्या रहेगी? तैरती हुई रहेगी, लेकिन डूबा हुआ रहेगा। पहला नंबर में तो कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। पहला नंबर में नीचे आ जाएगा, एकदम बेस में आ जाएगा। दूसरा नंबर क्या रहेगा? डूबा हुआ रहेगा लेकिन तैरता चलेगा। अब कह रहा है क्योंकि परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा। अब तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? यदि महत्तम उत्प्लवन बल हो तो वस्तु का भार से अधिक, वस्तु का भार जो है उत्प्लवन बल वस्तु के भार से अधिक है, यानी कि ये ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा। तब क्या होगा? वस्तु जो है से द्रव में तैरेगा, ऊपर रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। कब? जब द्रव के कब जब वस्तु के भार उत्प्लवन बल से कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार क्या करते हैं? विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। कौन सी दिशा में कार्य करते हैं? विपरीत दिशा में कार्य करते हैं उत्क्षेप बल और भार। ऑप्शन इसका बी सही। अगर जो सेम डायरेक्शन में काम करेगा दोस्तों तो दोनों बल ऐड हो जाएगा, इसीलिए तो आभासी लगता है, कम भार लगता है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में कार्य करता है तो माइनस हो जाता है। यानी कि दोस्तों वस्तु का वेट नीचे लग रहा है तो उत्प्लवन बल ऊपर लग रहा है, तो हुआ अपोजिट, हो गया अपोजिट। यानी कह रहा है उत्क्षेप बल और भार किस दिशा में कार्य करता है? तो विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है दोस्तों किसी द्रव तरल के लंबवत कार्य करने वाला बल को क्या कहते हैं? तो जो द्रव जो है द्रव तरल के लंबवत, यहाँ लंबवत कार्य करने वाले को बल को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उत्क्षेप कहते हैं। देखिए लंबवत कार्य करती है, ऐसे द्रव रहता है और इसके लंबवत लगता है बल, उत्प्लवन बल, तो क्या होती है वह? उत्क्षेप। उसको उत्क्षेप कहिए, उत्क्षेप कहिए या उत्प्लवन कहिए, उत्प्लवन कहिए। ये सब क्या है? लंबवत कार्य करती है द्रव के। ऑप्शन ए सही है। देखिए किसी द्रव तरल के लंबवत कार्य करने वाली बल को क्या कहते हैं? उत्क्षेप बल कहते हैं, बायोंट फोर्स कहते हैं। कह रहा है द्रव का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं को ऊपर की ओर एक बल लगता है उसे क्या कहते हैं? उत्क्षेप बल कहलाता है। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र कार्य करता है। क्या करता है? वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लवन केंद्र या सेंटर ऑफ बायोन्सी कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? इस बल को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है उत्प्लवन बल। बहुत बार देख लिए उत्प्लवन बल का, हम लोग डिफिनेशन ही पढ़ लिए। वीडियो देखिए दोस्तों, आज थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी खत्म करना है सिलेबस को, धीरे धीरे खत्म करने से काम नहीं चलेगा। लगभग मैक्सिमम 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, उससे ज्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है। लैक्टोमीटर। देखिए दोस्तों लैक्टोमीटर जब डालते हैं तो वह क्या करता है? फ्लोट करने लगता है, ऊपर में फ्लोट करता है, डूब नहीं जाता है, फ्लोट करता है। तो यह आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। बी में कह रहा है हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन। तो हवाई जहाज के जो पंख हैं दोस्तों वो आर्किमिडीज पर सिद्धांत पर आधारित, हवाई जहाज के जो पंख है वो आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी सही है इस क्वेश्चन के लिए। जहाजों और पनडुब्बी के डिजाइन, हाँ ये दम आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर भी आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि हाइड्रोमीटर से दोस्तों क्या मापते हैं हम लोग? हाइड्रोमीटर से हम आपको फर्स्ट चैप्टर में ही आपको हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर आदि सारा बता दिए हैं कि इसमें किसका उपयोग करते हैं। तो आप नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर जरूर से जरूर देखिए दोस्तों, जरूर से जरूर देखिए, कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेटिव मिलेगा ही। तो हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं दोस्तों? तो हाइड्रोमीटर से आप जो भी मापते हैं आप हमको कमेंट करके जरूर इस वीडियो में बताइए। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है। चलिए
ऑप्शन बी सही है। कह रहा है आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव के आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है, इसके भार में कमी का आभास वस्तु के भार में आभासी कमी द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। लैक्टोमीटर, पनडुब्बी के जहाजों पनडुब्बी डिजाइन, हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर क्या है आधारित है। हाइड्रोमीटर क्या है आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। फिर से वही बात है कि क्या आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं। देखिए दोस्तों ये है ओडोमीटर। ओडोमीटर, ओडोमीटर का उपयोग कहां करते हैं। फिर वही बात है, आप पिछला वीडियो देखिए और उसमें पढ़िए। फर्स्ट लास्ट स्टार्टिंग में ही 2-3 वीडियो में है जो यूनिट मेजरमेंट ये सब पढ़े हैं हम लोग, उसी में आप देखिए और उसमें पता कीजिए ओडोमीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ये सब सारा जो है स्पीडोमीटर सारा का हम लोग अच्छा से डिफाइन किए हैं और पढ़े भी हैं। तो इसको भी कम आप बताइए कि ओडोमीटर से क्या होता है। ओडोमीटर से दोस्तों आपको बता देते हैं दूरी मापा जाता है। जो मोटरसाइकिल में पता चलता है को कितना किलोमीटर चले, बाइक में पता चलता है, कार में पता चलता है कितना किलोमीटर चले, वो सारा क्या है ओडोमीटर है। क्या है ओडोमीटर है। चलिए इतना ही तक रहने देते हैं। आप पिछला वीडियो देखिए और कमेंट करके बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल डॉट 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 होगा। किसके बराबर होगा दोस्तों। तो वस्तु के किसके बराबर होगा जब वस्तु क्या करने लगेगी तैरती है। क्या करती है वस्तु तैरती है तो वस्तु के भार के बराबर होगा। कहां होगा भार के बराबर होगा। उत्क्षेप बल किसके बराबर होगा वस्तु के भार के बराबर होगा। ऑप्शन सी सही है। देखिए द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से किसी वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है उसे उत्क्षेप या उत्प्लवन बल कहते हैं। ठीक है, यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। किस प्रकार करता है गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसके उत्प्लावक केंद्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं उत्प्लावक केंद्र कहते हैं। यदि कोई वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो वस्तु पर द्रव जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल वस्तु के किसके बराबर होता है भार के बराबर होता है। इस सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था तो आर्किमिडीज ने प्रतिपादित किया था। आगे देखते हैं अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 37 कह रहा है दोस्तों 37 क्वेश्चन कह रहा है जब एक पिंड कोई एक पिंड है जो किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल उत्पन्न होता है। ऊपर की ओर एक बल उत्पन्न होता है जो इस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। इस नियम प्रतिपादित किसने किया था आर्किमिडीज ने किया था। ऑप्शन ये सही है। चलिए 38 देखिए कह रहा है उत्प्लवन बल का परिणाम तरल डॉट डॉट पर निर्भर करता है। जो उत्प्लवन बल का परिणाम है किस पर निर्भर करता है तो उत्प्लवन बल का परिणाम है दोस्तों वह घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर घनत्व पर निर्भर करता है। देखिए अगर जो तरल का घनत्व ज्यादा है तो वह डूबने नहीं देगा और तरल का घनत्व कम है तो वस्तु डूब जाएगी। तो किस पर निर्भर करा घनत्व पर डेंसिटी पर निर्भर किया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 क्या रहा है दोस्तों उत्प्लवन बल डॉट 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 द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। तो द्रव के घनत्व और डॉट डॉट किस पर द्रव के उत्प्लवन बल डॉट डॉट द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। कौन सी तो उत्प्लवन बल का परिमाण क्या परिमाण यहाँ पे हो जाएगा परिमाण द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए अब आ गया पांचवा टॉपिक। पांचवा टॉपिक है दोस्तों वो दाब है प्रेशर। प्रेशर जो है दोस्तों वो प्रेशर एकांक क्षेत्रफल में जो लगा गया फोर्स है यानी कि प्रेशर जो है एकांक क्षेत्रफल में जो लगा गया फोर्स है एरिया में उसको क्या कहते हैं प्रेशर कहते हैं। अगर जो एरिया को कम कर देंगे दोस्तों एरिया के जहां पे कुछ बस प्रेशर लग रहा है या दाब लग रहा है वहां पे एरिया कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। फोर्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा यानी कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जब प्रेशर को बढ़ाना है तो फोर्स को बढ़ाएंगे तब प्रेशर बढ़ेगा या एरिया को कम करेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा। ये जो है प्रेशर इसका ऐसा यूनिट होता है दोस्तों इसका ऐसा यूनिट होता है पास्कल। क्या होता है प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दो इसका यूनिट होता है। चलिए प्रेशर के बारे में देखते हैं कि प्रेशर कहते हैं किसको है। अब स्टार्ट करते हैं प्रेशर। कह रहा है
दाब को डॉट 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 मापा जाता है, दाब को डॉट 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 से मापा जाता है। तो दाब को किससे मापा जाता है? दाब को डॉट डॉट से मापा जाता है, दबाव को। तो दबाव को दोस्तों बल और क्षेत्रफल से मापा जाता है। ऑप्शन सी सही है। कैसे मापा जाता है? तो दाब जो है, दाब प्रेशर, उसका फॉर्मूला होता है बल यानी कि फोर्स बटा एरिया। इसका क्या होता है? इसका मात्रक होता है पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कह रहा है किसी लगाए गए बल के लिए, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। क्षेत्रफल कम हो गया, क्या हो गया दोस्तों? क्षेत्रफल कम। यही बताए थे कि क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब जिसमें जो वो कमेगा तो ये बढ़ेगा तो कमेगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है दोस्तों बीमा सूत्र, बीमा सूत्र ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ टॉपिक है। बीमा, बीमा कैसे निकालेंगे इसका? बीमा, बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र दोस्तों, पास्कल का एसआई यूनिट क्या होता है, सॉरी प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, दाब का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हुआ, बस इतना तक करने दीजिए। बीमीय सूत्र दोस्तों, केजी का एम होता है, जो मास होता है उसका एम होता है, लेंथ मीटर का एल होता है, ठीक है, और समय टाइम, टाइम का टी होता है। बस एम एल टी में ही बीमीय सूत्र निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन को हम लोग लिखते थे दोस्तों, क्या लिखते थे? न्यूटन जो है सिर्फ फोर्स का एसआई यूनिट है। किसका? फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को लिखते थे केजी, एक्सीलरेशन को लिखते थे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी है। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट गया, नीचे 1 मीटर बचा। अब हो गया दोस्तों, केजी को हम एम लिख सकते हैं, केजी को लिख सकते हैं एम, बस एम हो गया ऊपर। अब सेकेंड को क्या लिखेंगे? T-2। एल को क्या लिखेंगे? L-2, L-1। अब कहाँ पे है T-2 L-1? ऑप्शन 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 बी सही है। देखिए एम एम L-1 L-1 और T-2, यानी कि ऑप्शन बी सही है। तो कैसे निकला? तो आप दो तीन बीमीय सूत्र निकालिए, प्रेशर के निकालिए, फोर्स के निकालिए, और भी अथी के निकालिए, संवेग का निकालिए, मोमेंटम का निकालिए, आदि का बीमीय सूत्र निकालिए। आप जैसे ही यूनिट लिखेंगे दोस्तों, यूनिट, तो यूनिट को एम एल टी में कन्वर्ट करना है, एम एल टी में कन्वर्ट करना है। एम जो रहेगा वो मास के रहेगा, एल जो रहेगा लेंथ रहेगा, टी जो रहेगा टाइम रहेगा, ठीक है। मास को केजी करेंगे, मास को क्या रहेगा? केजी रहेगा, लेंथ को मीटर कर देंगे, और टाइम को किस में रहेगा? सेकेंड में रहेगा यूनिट। तो आपको कन्वर्ट करना है। अब अगर जो समझ में नहीं आया तो पिछला वीडियो देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कह रहा है दाब को डॉट 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 के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों? तो दाब को हम लोग किसके रूप में परिभाषित करते हैं? तो दाब को परिभाषित करते हैं परनोद पर इकाई क्षेत्रफल। अभी क्या बताए थे आपको हम? परनोद कहने का मतलब फोर्स, परनोद कहने का मतलब फोर्स। तो परनोद पर क्षेत्रफल यानी कि परनोद बटा क्षेत्रफल, वही हो गया, क्या हो गया? दाब हो गया। बल बटा क्षेत्रफल कहिए या परनोद बटा क्षेत्रफल कहिए, सेम ही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 44, कह रहा है यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, किसी दिए गए बल के क्षेत्र को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। एरिया को क्या करेंगे? एरिया को बढ़ाएंगे। तो इससे दाब क्या होगा? जब एरिया बढ़ा देंगे दोस्तों तो दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन सी सही है, दाब क्या होगा? कम होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कह रहा है जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त, जैसे ही एक तरल पदार्थ है उसकी मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तब तरल पर दबाव क्या होगा? जब मुक्त सतह से गहराई बढ़ेगी दोस्तों, उसका दबाव क्या होगा? बढ़ने लगेगा। दबाव क्या होगा? बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ने लगेगा? इसका फॉर्मूला होता है, चलिए क्या रहा है कि जब तरल सतह से गहराई, पी इक्वल टू होगा दोस्तों, पी इक्वल टू होगा रो जी एच। एच को बढ़ाएंगे, एच को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इसका एच को जैसे ही बढ़ाएंगे तो दबाव बढ़ जाएगा, ठीक है। रो क्या है? रो है डेंसिटी, जी क्या है? जी है गुरुत्वाकर्षण त्वरण, अब एच क्या है? एच है हाइट, ठीक है, एच गहराई।
अब क्या कह रहा है कि कह रहा है देखिए, छत पर रखी पानी की टंकी में पानी का दाब निचले तल पर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। जैसे ही निचले तल पर से हम अगर जो निचले तल पर छिद्र करेंगे किसी वस्तु में, देखिए मान के चलिए कि आपके पास एक कंटेनर है। क्या है, क्या आपके पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में आप क्या रखे हैं, लिक्विड रखे हुए, ठीक है, पूरा लिक्विड है यहां से नीचे तक। अब आप इस कंटेनर को क्या किए कि दो जगह से, यहां से आप होल किए एक, अब एक यहां से होल किए यहां से। तो इसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, इसका प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, इसका प्रेशर कम रहेगा। क्यों प्रेशर ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहां से यहां तक के जो हाइट का जो लिक्विड होगा इस पे ज्यादा दबाव डालेगा, और यहां से यहां तक के हाइट का लिक्विड होगा ये कम दबाव डालेगा, यानी कि इसका प्रेशर रहेगा से ज्यादा रहेगा। इसलिए क्या कहते हैं कि नीचे वाले तल पे क्या रहेगा, प्रेशर उसका ज्यादा रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, जैसे ही तल पर, जैसे ही एक तरल पदार्थ, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी गहराई कम होगा तो दबाव क्या होगा, कम होगा। सही बताएं, गहराई से क्या रिलेशन है दबाव को। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, डॉट 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 में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। कह रहा है दोस्तों, वृद्धि के साथ, किसमें वृद्धि के साथ, एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। तो क्षेत्रफल में अगर जो वृद्धि रहेगा दोस्तों, तो दबाव में क्या होगा, एरिया ज्यादा तो दबाव कम, यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ डाले गए दबाव क्या होगा, कम होती है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कह रहा है दोस्तों 48, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल कहा जाता है, किसके प्रति इकाई, तो थ्रस्ट जो है दोस्तों, थ्रस्ट दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, दाब, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है, दाब कहा जाता है। थ्रस्ट कहिए या प्रनोद कहिए, सब क्या है, एक बल है, ठीक है। तो थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, दाब ही कहते हैं, ठीक है। यानी दाब इक्वल टू फोर्स बटा एरिया, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है दोस्तों, दाब इक्वल टू क्या होगा, तो क्षेत्रफल बटा फोर्स बटा क्षेत्रफल। कहाँ पे फोर्स बटा क्षेत्र, उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल, यानी कि ये भी उत्क्षेप भी एक प्रकार का क्या है, बल ही है। जो ऊपर उत्प्लवन बल लगती है उत्क्षेप ही कहेंगे उसको, पृष्ठ के जो लंबवत बल लगती है उसको उत्क्षेप बल कहते हैं। तो ये क्या है, ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्या रहा है दोस्तों, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव डॉट 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 होता है। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हाइट पे जाता है तैसे तैसे दबाव क्या होता जाता है, जब हम वायुमंडल में जाएंगे ऊपर तो दबाव जो है दोस्तों वह जो है कम होने लगेगा। जब हवाई जहाज मैक्सिमम ऊंचाई पर रहती है तो उसका केबिन का जो दबाव होता है दोस्तों वह ज्यादा होती है, सराउंडिंग की तुलना में उसका केबिन का दबाव क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर जो खुदा ना खास दोस्तों या कोई एक्सीडेंट से अगर जो शीशा वहां से निकल जाए केबिन का, तो इतना ज्यादा दबाव रहेगा अंदर का कि सराउंडिंग में सारा वस्तु जो है सराउंडिंग में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ का दबाव ज्यादा था और वहां का दबाव क्या है, कम है। तो ये कह रहा है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव क्या रहेगा, अंदर का दबाव बाहर की तुलना में अधिक रहता है। अंदर का दबाव क्या रहता है, बाहर की तुलना में अधिक रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब डॉट 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 अनुपातिक होता है। निश्चित तापमान पर वायु का दाब अनुपातिक होता है। ऑप्शन ए कह रहा है, घनत्व, दूरी, वेग, आयतन। ऑप्शन ए, घनत्व का अनुपाती होता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है निश्चित तापमान पर वायु का दबाव, वायु दाब घनत्व की क्या होता है, अनुपाती होता है। ध्यान तब है कि वायु दाब ऊंचाई बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, कम हो जाता है, जबकि तापमान बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, वायु दाब तापमान बढ़ाने से क्या होता है, घट जाता है। वायु दाब को हम लोग किससे मापा जाते हैं दोस्तों, तो बैरोमीटर से हम लोग वायु दाब मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 52
दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो दाब को हम लोग फोर्स बटा एरिया, यानी कि कहने का मतलब बल बटा क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित करते हैं। बल को आप प्रनोद भी कह सकते हैं, बल को आप उत्क्षेप भी कह सकते हैं। तो क्या लिखा है ऑप्शन बी में? प्रनोद एकक इकाई, यानी कि एकक क्षेत्रफल, यानी कि ऑप्शन बी सही है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, यानी बल बटा क्षेत्रफल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। अब आ गया दोस्तों डेंसिटी, इसको घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु का कठोरता या नरमता या तरलता डेंसिटी से ही पता चलता है दोस्तों। जिसकी डेंसिटी जितने ज्यादा होगी वह उतना ही कठोर होगा। तो आप डेंसिटी को हम लोग, डेंसिटी को फॉर्मूला होता है दोस्तों, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? द्रव्यमान बटा द्रव्यमान बटा वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? घनत्व बोलते हैं, घनत्व। आपको द्रव्यमान दे देगा, आयतन दे देगा, तो घनत्व निकालने के लिए बोलेगा। आयतन दे देगा, घनत्व दे देगा, तो द्रव्यमान निकालने के लिए बोलेगा। तो दोस्तों घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है डेंसिटी बराबर, डेंसिटी इज इक्वल टू, घनत्व इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम। ठीक है। अब कहेगा कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो मास का क्या होता है यूनिट दोस्तों? केजी। वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब, यानी कि केजी मीटर क्यूब जो है, केजी पर मीटर क्यूब क्या हो गया? इसका यूनिट हो गया। अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, इसका न्यूमेरिकल बनाते हैं। डेंसिटी का पहला क्वेश्चन कह रहा है, डेंसिटी का पहला क्वेश्चन कह रहा है पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व क्या है? तो पानी का डेंसिटी होता है दोस्तों 1000 केजी पर मीटर क्यूब। पानी का डेंसिटी होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब जो होता है, पानी का डेंसिटी होता है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व क्या होता है? तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, ऑप्शन ए सही है। जल क्या होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग है तो जल बनता है। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है, जो इस ग्रह की सतह पर कितना है? 70%, लगभग 70% जो है से जल है सतह पर इस ग्रह पर, और बाकी 30% स्थल है। आमतौर पर मानव के शरीर में 55 से 78% होती है, 55 से 78% क्या होती है? जल होती है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहते हैं? उसको घनत्व कहते हैं, ऑप्शन सी सही। ठीक है। घनत्व का मात्रक क्या होता है? घनत्व का मात्रक होता है दोस्तों केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व के होता है। देखिए शुद्ध पानी कहने का तो मतलब है दोस्तों कि उसमें कोई मिलावट नहीं है, वह प्योर वाटर है। और लवण युक्त में कहने का मतलब है दोस्तों उसमें लवणता या कुछ भी उसमें प्यूरिटी मिला हुआ है। तो अगर जो किसी लिक्विड में उसमें कुछ मिला दिया जाए, उसका घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। तो शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी घनत्व से क्या होगा? कम होगा। यानी कि लवण वाला पानी जो है उसका घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा, और शुद्ध पानी के कम होगा। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कहेगा यदि निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? कौन सी कारण है जिसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? देखिए दोस्तों बादल आकाश में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उसका घनत्व जो है से निम्न होता है। निम्न घनत्व के कारण, निम्न डेंसिटी के कारण वह आसमान में तैरते हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही है। देखिए इसका डिस्कशन कहता है बादलों के आकाश में तैरने का कारण निम्न घनत्व है। कम घनत्व होने के कारण बादलों का भार वायु में क्या हो जाता है? कम रहता है, और वे क्या करते हैं? तैरते हैं। अब कहता है बर्फ पानी पर तैरते हैं। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, डेंसिटी, तो बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है दोस्तों? कम हो जाता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम हो जाता है, इसीलिए क्या करता है? बर्फ तैरता है पानी पर। कह रहा है बर्फ, डिस्कशन कह रहा है बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से 9% कम होता है। कितना परसेंट होता है दोस्तों? 9% कम होता है पानी के घनत्व से। यानी कि पानी कितना का है? पानी है 100%,
तो बर्फ कितना है, बर्फ बर्फ है 91%, यानी कि 9% की कम होता है। इसीलिए पानी पर क्या होने लगता है, तैरने लगता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। जब पानी का घनत्व जो है दोस्तों वो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है पानी का घनत्व कितना पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व, पानी का डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कह रहा है 58 क्वेश्चन नंबर, एक पदार्थ के घनत्व को डॉट 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 के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों, तो परनोद पर इकाई क्षेत्रफल के रूप में, सॉरी, घनत्व को, डेंसिटी को, ये क्या है, परनोद पर क्षेत्रफल क्या हो गया, ये दाब हो गया, क्या हो गया, दाब। अब कह रहा है कि घनत्व किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, यानी कि ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही है, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन पर, आयतन को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। कह रहा है किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान का आयतन, द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात होता है, अर्थात किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब होता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, कह रहा है दोस्तों पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, उसके द्रव्यमान को कहते हैं दोस्तों घनत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। अब एक न्यूमेरिकल आ गया, कह रहा है चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व है 1000, ठीक है। अब एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा, एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है अपेक्षिक घनत्व बराबर, क्या होता है, अपेक्षिक घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है, अपेक्षिक घनत्व और फॉर्मूला होता है दोस्तों पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व। क्या होता है, पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व यानी डेंसिटी बटा जल का घनत्व, जल का डेंसिटी, ठीक है। अब कह रहा है कि अपेक्षिक घनत्व आपको दे दिया है, जल का घनत्व भी दे दिया है। अब कह रहा है चांदी का घनत्व निकालिए, तो अपेक्षिक घनत्व कितना है 10.8, पदार्थ का घनत्व कहने, चांदी घनत्व कहने का मतलब पदार्थ का घनत्व, चांदी का डेंसिटी, ठीक है, बटा जल का कितना दे दिया है 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पे करेंगे तो यानी कि 10.8 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, ये क्या हो जाएगा चांदी का घनत्व, यानी कि ऑप्शन क्या आंसर सही है, ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, कह रहा है दोस्तों घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है, तो घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन का अनुपात है। तो कहां पे है द्रव्यमान और आयतन, ऑप्शन सी में है, द्रव्यमान बटा आयतन। क्वेश्चन नंबर देखिए 62, कह रहा है निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक है। तो दोस्तों कॉर्क भी जल में, किसका घनत्व जो है जल के घनत्व से अधिक है, तो कॉर्क भी जल में तैरने लगता है, बर्फ भी जल पर तैरने लगता है, थर्मोकोल भी तैरने लगता है, लोहे का कील का घनत्व जो है दोस्तों वो जल के घनत्व से अधिक है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्यों अधिक है, क्योंकि वह डूब जाता है। फिर से दिया है एक न्यूमेरिकल, कह रहा है चांदी का घनत्व दे दिया है 10.8 इंटू 10⁻³ पानी का घनत्व दे दिया है 1000 और चांदी का सापेक्षिक घनत्व कह रहा है। तो सापेक्षिक अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, पदार्थ का घनत्व यानी कि चांदी का घनत्व बता पानी के घनत्व। अब यहाँ पे लिख दीजिए चांदी का घनत्व कितना है 10.8 इंटू 10⁻³ बटा 10⁻³, इसको से इसको काट दीजिए यानी कि हो जाएगा 10.8 मीटर पर केजी, सॉरी केजी पर मीटर क्यूब। यानी कि देखिए दोस्तों ई यूनिट लेस होगा, यूनिट लेस होगा क्योंकि यह केजी पर मीटर के ऊपर वाला भी होगा, केजी पर मीटर के नीचे वाला भी होगा। यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा 10.8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है, ऑप्शन 10.8 यूनिट लेस होता है। सापेक्षिक घनत्व क्या होता है, यूनिट नहीं होता है उसका। क्वेश्चन 64 का है सापेक्षिक घनत्व के बराबर है, किसके बराबर है, तो पदार्थ के घनत्व बटा पानी के घनत्व के बराबर है सापेक्षिक घनत्व। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कह रहा है दोस्तों किसी पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व, किसी पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व किसके बराबर है दोस्तों, तो पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, ऑप्शन सी सही है। तीसरा नंबर देखिए 66, फिर से आ गया दोस्तों, लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का। ये कौन सा टॉपिक है, अनुगति का सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी। इसमें हम लोग दोस्तों ये पढ़ेंगे कि जो गैस का अणु है
वो की क्या गति करता है, द्रव का अणु कितना गति करता है, ठोस का अणु कितना गति करता है, इसके बीच का दूरी क्या होता है, ससंजक बल क्या होता है, संजक बल क्या होता है, इसमें पढ़ेंगे। कह रहा है कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। किसकी कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है? तो गैस के कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। उसके बाद द्रव की कणों की होती है, उसके बाद ठोस की कणों की न के बराबर होती है, नग्न होती है। देखिए अनुगति के सिद्धांत के अनुसार गैस के अंतराणुक अवकाश ठोस तथा द्रव के सापेक्ष अधिक होती है। अवकाश कहने का मतलब गैप, अणुओं के बीच गैप, गैस के अणुओं के बीच गैप क्या होती है, द्रव और ठोस की अपेक्षा अधिक होती है, जिससे अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम होता है। यानी गैप अधिक होगा तो आकर्षण बल क्या होगा, अणुओं में कम हो जाएगा, तथा गतिज ऊर्जा अत्यधिक होती है। फलतः स्वतंत्रता पूर्वक अनियमित गति से संभव दिशाओं में गति करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 कहिए। देखिए दोस्तों, कह रहा है वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है। जो आणविक आकर्षण है दोस्तों वो बहुत अधिक होगा, दृढ़ होगा, यानी कि वह जल्दी नहीं अलग होगा। वो किसमें होगा, वह ठोस में होगा। देखिए आणविक आकर्षण है दोस्तों सबसे ज्यादा होता है ठोस में, सबसे ज्यादा किसमें होता है, ठोस में होता है। उसके बाद होता है द्रव में, उसके बाद होता है गैस में। गैस में जो आणविक स्थिति है दोस्तों आकर्षण बल बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, और ठोस में सबसे ज्यादा होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कह रहा है गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन क्या है, असत्य है?